इसी वजह से हमारे बहुत सारे टॉपिक रह जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी कम होता है, लो होता है। कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं। लेकिन हमने एक ऐसा 30 मास्टर सूत्र बनाए हैं कि अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, एक बार सरसरी निगाहों से भी देख लेते हैं, तो आपका काम कर देगा, काम कर देगा, ये गारंटी है इस चीज़ की। तो कुछ भी कर लें, ये 30 फॉर्मूला ज़रूर याद करें अपने जीवन में। तो मैं आपके सामने 30 सूत्र रख रहा हूँ और देखिए पहला आता है बालक खाली स्लेट नहीं है। बालक क्या नहीं है? खाली स्लेट नहीं है। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम खाली स्लेट है, ब्लैंक कुछ भी लिख दो और खाली आया है बिल्कुल। बच्चा स्कूल आने से पहले बहुत कुछ सीख चुका होता है, घर, परिवार, समाज और अपने अनुभवों से। तो हम ये कह नहीं सकते कि बालक खाली स्लेट है। देखिए, बच्चा जोड़ का फॉर्मूला का रूल नहीं जानता, लेकिन बाज़ार में 10 और 20 जोड़कर 30 बता सकता है, काउंट कर सकता है कुछ चीज़ों को। तो हम यह नहीं कह सकते कि खाली स्लेट है। बच्चे के प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस को टीचिंग में शामिल करना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है हर बच्चा अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंस को स्वीकार करो। देखिए, हर बच्चा की सीखने की क्षमता, रुचि, गति, भाषा, अनुभव और सामाजिक बैकग्राउंड अलग हो सकता है। एक बच्चा गणित जल्दी समझता है, दूसरा कहानी और भाषा में अच्छा हो सकता है। तो सभी बच्चों को एक ही तरीके से, एक ही गति से पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, तो हर बच्चा अलग है। तीसरा आता है डेवलपमेंट निरंतर प्रक्रिया है, विकास अचानक नहीं होता। हम सब जानते हैं कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। विकास जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है, यह अचानक एक दिन में नहीं होता। बच्चा पहले शब्द बोलता है, फिर वाक्य बनाता है और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सीखता है। तो क्या है ये? एक सीक्वेंसली कंटिन्यूअस डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है विकास बहुआयामी है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक आदि। विकास केवल हाइट और वेट बढ़ना नहीं होता कि किसी बच्चे की हाइट और वेट बढ़ गया तो बोला डेवलप कर रहा है। इसके अलावा भी कई डायमेंशंस होते हैं जिनको हम देखकर ये बता सकते हैं कि विकास हो रहा है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज। अगर ये सारी चीज़ें भी समय के हिसाब से बढ़ रही हैं तो हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास है, विकास बहुआयामी है। बच्चे के डेवलपमेंट को केवल मार्क्स से, इंटेलिजेंस से जज नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास कर रहा है। विकास की गति अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। सभी बच्चे एक ही समय पर एक ही स्किल नहीं सीखते। एक बच्चा 4 साल में अच्छी रीडिंग कर सकता है, दूसरा थोड़ा बाद में कर सकता है। बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करने के बजाय उसकी इंडिविजुअल प्रोग्रेस को देखना चाहिए। ये नहीं कि हम दो बच्चों की योग्यता, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोग्रेस को देखना चाहिए। 6 पॉइंट आता है वंशानुक्रम प्लस वातावरण दोनों, विकास केवल किसी एक का परिणाम नहीं है। देखिए, बच्चे का डेवलपमेंट केवल जेन्स से या केवल एनवायरनमेंट से तय नहीं होता। बच्चे में कई नेचुरल एबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसे विकसित करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। हेरिडिटी प्लस क्या, एनवायरनमेंट, इक्वलिटी क्या बनेगा, डेवलपमेंट। समझे? तो वंशानुक्रम प्लस के वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं। 7वां पॉइंट आता है सीखना सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चा केवल सुनकर नहीं, करके सोच कर भी सीखता है। लर्निंग इज़ ए एक्टिव प्रोसेस। बच्चा सिर्फ टीचर को सुनकर लर्नर नहीं बनता, वह सोचता है, प्रश्न करता है, प्रयोग करता है, अनुभव करता है। पौधे के बारे में केवल अगर हम लेक्चर देने के बजाय पौधे बच्चों से लगवाएं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यानी कि हम उसके बारे में बता रहे हैं
रसगुल्ला मीठा होता है, रसगुल्ला मीठा, अरे खिलाई दो, पता चल जाएगा ना बच्चे को रसगुल्ला मीठा होता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इक्वल टू बेहतर लर्निंग। हमें पार्टिसिपेशन कैसे रखनी है? एक्टिव रखनी है। 8वां पॉइंट रहता है गलती लर्निंग का अवसर है। गलती सीखने का अवसर है। गलती पर आप दंड नहीं, फीडबैक दें। देखिए गलती से ही हम सीखते हैं। साइकिल सीखना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो हम गिरते हैं कई बार फिसलते हैं। चलना भी सीखते हैं तब भी हम कई बार फिसलते हैं, तब हम धीरे धीरे सीखते हैं। तो बच्चे की गलती को केवल फेलियर नहीं समझना चाहिए, वे एक स्टेप हैं जो हमारे सक्सेस में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो रहे हैं। उसकी गलती से पता चलता है कि वो किस प्रकार सोच रहा है। अगर मैं बच्चे को कैलकुलेशन कराता हूँ 7 × 3 = 24 लिखता है, तो टीचर को केवल गलत नहीं कहना चाहिए बल्कि उसकी रीजनिंग समझनी चाहिए। आखिर में इसने बच्चे ने 24 क्यों कर दिया, 7 या 21 होते हैं। तो ये इसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या लॉजिक लगा रहा है, वो उसको हमें पकड़ना चाहिए। पनिशमेंट नहीं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना चाहिए। 9वां पॉइंट आता है बच्चे की जिज्ञासा महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करें। यस, क्यूरोसिटी होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों का क्यों, कैसे, अगर ऐसा हो तो प्रश्न लर्निंग का हिस्सा है। ये पूछना क्या है? लर्निंग का हिस्सा है। टीचर को प्रश्न का दबाना नहीं चाहिए बल्कि एनकरेज करना चाहिए। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ऐसा क्यों, तो कभी कभी टीचर क्या करते हैं क्वेश्चंस को ही स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे के क्वेश्चंस को ही दबा देते हैं। तो क्यूरियोसिटी को प्रमोट करना चाइल्ड सेंटर टीचिंग का एक हिस्सा है कि हमें जिज्ञासा को क्या करना है? प्रमोट करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 10th पॉइंट आता है टीचर फैसिलिटेटर है, केवल लेक्चर देने वाला नहीं। मॉडर्न क्लासरूम में टीचर का काम केवल इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, टीचर को बच्चे को गाइड करना है, सपोर्ट करना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो हम कह सकते हैं टीचर इक्वल टू फैसिलिटेटर, गाइडर। केवल लेक्चरर नहीं होता, आके ज्ञान भी लेके चले गए, पता ही नहीं चला कुछ भी बच्चों को। तो क्या करना है? गाइड करना होता है, सपोर्ट करना होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी होती हैं। 11वां पॉइंट आता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टीचिंग का केंद्र बच्चा और उसकी लर्निंग नीड्स है। टीचिंग का केंद्र टीचर नहीं लर्नर होता है। क्या होता है? बच्चा होता है, सीखने वाला होता है। टीचर बच्चे की ज़रूरत, उसकी रुचि, उसकी क्षमता और प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखकर टीचिंग करता है। चाइल्ड सेंटर्ड ऑप्शन अक्सर लर्नर पार्टिसिपेशन और इंडिविजुअल नीड्स पर जोर देगा। ये नहीं कि बस अपने अपने पर ध्यान देता जा रहा है, जो पढ़ा रहा वही सही है। 12वां पॉइंट आता है इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान, कंपैरिजन एंड लेबलिंग से बचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण और आजकल ये चलता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का सम्मान, बच्चे को इंटेलिजेंट, वीक, स्लो जैसे परमानेंट लेबल्स देना उचित नहीं होता। किसी ने ज़्यादा अच्छा कर दिया बोलते हैं इंटेलिजेंट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कम कर दिया, अच्छा नहीं आता, वीक स्टूडेंट, वेरी पुअर स्टूडेंट, बहुत आराम से सीखने वाला है, तो बोलेंगे स्लो, बहुत स्लो है यार। अगर कोई बच्चा गणित में कमज़ोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर क्षेत्र में कमज़ोर है। माना गणित कमज़ोर है, उसकी आर्ट एंड साइंस ज़्यादा अच्छी होगी, कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ETC कुछ भी अच्छा हो सकता है। कंपैरिजन और लेबलिंग से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, गतिविधि, प्रयोग और अनुभव आधारित लर्निंग। बच्चे केवल सुनकर नहीं बल्कि करके और अनुभव से भी सीखते हैं। ये नहीं केवल सुनकर सीख रहे हैं, वो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके आधार पर भी सीखते हैं। अगर मैं एरिया का फॉर्मूला याद करने के बजाय बच्चों से अलग अलग आकार के कागज़ों का एरिया निकलवाऊँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को महत्व देना चाहिए। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। लर्नर अपने अनुभवों से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट सीटेड कॉन्सेप्ट है। देखिए इसके अनुसार बच्चा नॉलेज को केवल टीचर से रिसीव नहीं करता बल्कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और इंटरेक्शन के माध्यम पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। बच्चा पानी में कुछ वस्तुओं को तैरते हुए और कुछ को डूबते हुए अपने आइडियाज़ बनाता है। तो टीचर नॉलेज का केवल ट्रांसमीटर नहीं है, लर्निंग एनवायरनमेंट फैसिलिटेट करता है। उसके बाद आता है महान 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 व्यक्ति हैं जीन पियाजे साहब। विन पियाजे कुछ ना हो NCDB, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर जोर दिया।
उनके अनुसार बच्चे की थिंकिंग धीरे धीरे अलग अलग स्टेज में विकसित होती है। ये डायरेक्ट एक साथ नहीं होती, अलग अलग सोपान होते हैं जहाँ पर उसकी सोच धीरे धीरे बदलती है। सेंसर होता है, प्यूपरेशनल होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल होता है। कुछ स्टेजेस होते, 4 स्टेजेस होती हैं। जीन प्याजे से सी टेट में स्टेजेस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और बच्चे के एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन से प्रश्न आते हैं। ये पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो, जीन प्याजे भाई रट लो। प्याजे इज इक्वल टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की साहब बहुत, भाई साहब जलवे हैं इनके, जलवे। सोशल इंटरेक्शन प्लस लैंग्वेज प्लस ZPD ZPD फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने अपना, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। वाइगोत्स्की ने लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। वही उनका प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? जेड, जिसे बोलते हैं आज के समय पे GPD ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अर्थात बच्चा जो काम अकेला नहीं कर सकता लेकिन सहायता मिलने पर कर सकता है, वह उसके ZPD में आता है। कभी कभी कई बार क्या होता है, बच्चे खुद से नहीं कर सकते बट लिटिल बिट सपोर्ट अगर उन्हें मिल जाता है तो वो कर दिखाते हैं। याद रखें, वाइगोत्स्की इक्वल टू सोशल इंटरेक्शन प्लस के लैंग्वेज प्लस ZPD ZPD। उसके बाद आता है 17 पॉइंट्स 17वां, स्कैफोल्डिंग, ज़रूरत के अनुसार सहायता देकर धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है बच्चे को उसकी लर्निंग में टेम्पररी सपोर्ट देना। बच्चा कठिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, टीचर पूरा आंसर नहीं बताता बल्कि छोटे हिंट्स देता है। धीरे धीरे बच्चा खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। सपोर्ट धीरे धीरे कम किया जाता है ताकि लर्नर इंडिपेंडेंट बने। ये नहीं कि सारा एक साथ में सब बता दिया, थोड़ा हिंट दे दिया, बच्चा आगे उसके कैलकुलेशन करके कंप्लीट कर लेता है। कोहेलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट को स्टेजेस में समझना। कोहेलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट पे काम किया। उनके अनुसार बच्चे की मॉरल रीजनिंग अलग अलग स्टेज में विकसित होती है। उदाहरण के लिए बच्चा छोटा बच्चा कह सकता है, मैं पनिशमेंट से बचने के लिए गलत काम नहीं करूँगा। बाद में रीजनिंग बदल सकती है, मुझे ऐसा काम करना चाहिए क्योंकि वह सही और सोशल एक्सेप्टेबल हो। याद रखें, कोहेलबर्ग इक्वल टू मोरल, क्या? मोरल डेवलपमेंट। उन्नीसवां पॉइंट देखेंगे हम, असेसमेंट केवल परीक्षा, असेसमेंट नॉट इक्वल टू केवल परीक्षा, असेसमेंट लर्निंग सुधारने का साधन भी है। असेसमेंट केवल परीक्षा नहीं है। असेसमेंट का उद्देश्य केवल मार्क्स देना नहीं होना चाहिए। असेसमेंट में से टीचर यह समझ सकता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही हैं, आगे क्या सुधार करना चाहिए। तो असेसमेंट शुड सपोर्ट लर्निंग। असेसमेंट क्या करता है? लर्निंग को सपोर्ट करता है। अब आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। 2 टाइप ऑफ द असेसमेंट्स होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स ये लर्निंग के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? लर्निंग के दौरान सुधार के लिए किया जाता है। उद्देश्य है बच्चे की लर्निंग में सुधार करना। क्लास एक्टिविटी, क्विज़ हैं, क्वेश्चनिंग है, वर्कशीट हैं, टीचर फीडबैक है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आती है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इक्वल टू ड्यूरिंग लर्निंग प्लस इम्प्रूवमेंट। 21 आता है समेटिव असेसमेंट। लर्निंग के अंत में अचीवमेंट जानने के लिए होता है। समेटिव असेसमेंट आमतौर पर लर्निंग पीरियड के अंत में अचीवमेंट का आकलन करने के लिए होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसे बोलते हैं। फॉर्मेटिव याद रखिए, फॉर्मेटिव एंड द फॉर्मेटिव इज, हम कह सकते हैं द फॉर्मेटिव सुधार के लिए। फॉर्मेटिव क्या है? सुधार के लिए। देन समेटिव ये होता है अचीवमेंट जानने के लिए। अचीवमेंट जानने के लिए होता है। हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विविध क्षमता वाले बच्चों को साथ लेकर चलना। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं वाले बच्चों को साथ लेकर शिक्षा देना, उचित सपोर्ट और एडप्शन के साथ। बच्चे की डिसेबिलिटी या डिफरेंस के कारण उसे अननेसेसरीली अलग नहीं करना चाहिए। इक्वल पार्टिसिपेशन प्लस एप्रोप्रिएट सपोर्ट। मतलब कह सकते हैं कि बच्चे की डिसेबिलिटी, किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी हो, कोई कमी हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, तो ये नहीं उसे अलग कर दें।
साथ लेकर चलना है उसे। इक्वल पार्टिसिपेशन प्लस अप्रोप्रिएट सपोर्ट, उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना है भाई, और ज़्यादा सपोर्ट देना है। अब आता है आपके सामने CWSN को अलग या कमतर ना समझें, आवश्यक सपोर्ट और सूटेबल एडेप्शन दें। हाँ हाँ हाँ। तो CWSN क्या होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिन्हें कुछ ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों को वे नहीं कर सकते, वे मत करो, वो मत करो कहने की बजाय यह देखना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार का सपोर्ट चाहिए। किसी बच्चे को पढ़ने में डिफ़िकल्टी है तो अप्रोप्रिएट लर्निंग मटेरियल, एडिशनल सपोर्ट या सूटेबल एडेप्शन दिया जा सकता है। फोकस ऑन एबिलिटी एंड सपोर्ट नॉट लिमिटेशन, तो फोकस करना है एबिलिटी और सपोर्ट पर, ना कि लिमिटेशंस बनानी है। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं होगा, क्या कर रहे हो तुम, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है, एग्जाम में इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। जेंडर स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले भाई, जेंडर स्टीरियोटाइप का कुछ बना रखा है माहौल, लड़का लड़की कर रखी है, तो टीचर को बच्चों की क्षमता को जेंडर के आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए। लड़कियां मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती हैं, लड़कियों मैथमेटिक्स में कमज़ोर होती हैं, तो ये क्या है? ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है? नहीं, कुछ लड़कियां हो सकती हैं, बाकी सारी लड़कियां नहीं होती। लड़के ड्राइंग नहीं कर सकते, सारे लड़के ड्राइंग नहीं कर सकते, नहीं भाई, पिकासो वगैरह हैं, काफ़ी कुछ कर रखा है। तो सारे लड़के नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप से बचना चाहिए, ऐसी सोच स्टीरियोटाइप है, स्टीरियोटाइप। एग्जाम पॉइंट्स अगर हम देखें, समान अवसर और जेंडर नेचुरल एक्सपेक्टेशंस रखें, नेचुरल एक्सपेक्टेशन, नेचुरल। 25 आता है, मोटिवेशन में केवल पुरस्कार जरूरी नहीं है, पुरस्कार बांटे से ले जाओ। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चे को हर काम के लिए चॉकलेट, मार्क्स, प्राइज़ देना ही मोटिवेशन नहीं होता। बच्चे अपने इंटरेस्ट और सेटिस्फिकेशन के कारण सीखता है। क्या? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चा कहानी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे कहानी जानने में इंटरेस्ट है। उसके बाद आता है रोट लर्निंग से आगे जाएं, समझ, रीजनिंग, एप्लीकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। सिर्फ इन्फॉर्मेशन याद करवाना पर्याप्त नहीं होता, बच्चे को एनकरेज करें ताकि वह अंडरस्टैंड, एनालाइज, अप्लाई, एनालाइज, रीजनिंग, थिंक क्रिटिकली कर सके। सिर्फ भारत की राजधानी क्या है पूछने के बजाय मैप पर लोकेशन आइडेंटिफाई करवाना चाहिए। भारत की राजधानी क्या है, सिंपल हो गया। लेकिन रोटेट लर्निंग में क्या होगा? भारत की राजधानी, अगर हम मैप में पूछें कि भारत की राजधानी कहाँ है, इसके राजधानी के साथ साथ ये हमारी राजधानी हो गई, इसकी सीमा रेखा से लगे हुए अन्य राज्य कौन से हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन से अन्य सारी इन्फॉर्मेशन को सीखने को मिलती है बच्चे को। तो अंडरस्टैंडिंग एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग को महत्व देना चाहिए। 27 आता है, लर्निंग डिफ़िकल्टी नॉट इक्वल टू कम बुद्धिमत्ता, कारण समझे और इंटरवेंशन करें। लर्निंग डिफ़िकल्टी इज इक्वल टू लो इंटेलिजेंस, नहीं भाई साहब। अगर माना लर्निंग डिफ़िकल्ट है तो कह सकते हैं बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धिमत्ता। देखिए, अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर स्किल में स्ट्रगल कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी इंटेलिजेंस कम है। कोई बच्चा रीडिंग में डिफ़िकल्टी दिखा सकता है लेकिन मैथमेटिक्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अच्छा हो सकता है। तो टीचर को डिफ़िकल्टी का कारण समझकर अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन या कि सपोर्ट करना चाहिए। 28 पॉइंट आता है, भाषा लर्निंग का महत्वपूर्ण माध्यम है, बच्चे की लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को महत्व दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज लर्निंग का महत्वपूर्ण माध्यम है। लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता बल्कि थिंकिंग और लर्निंग का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। बच्चे की भाषा को सम्मान देना चाहिए और उसे अपनी बात व्यक्त करने का अवसर भी देना चाहिए। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में बच्चों की भाषाई डाइवर्सिटी को रिसोर्स की तरह देखा जा सकता है। आइए समझ में? तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो यहाँ हमें अपना दिमाग रखना है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद आता है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, वह नहीं पार्टिसिपेशन और रेस्पेक्ट। ऐसी क्लासरूम जहां बच्चे बिना डर के प्रश्न पूछ सकें, अपनी बात कह सकें और मिस्टेक से सीख सकें, लर्निंग के लिए बेहतर होती है। डर, ह्यूमिलेशन, अननेसेसरी पनिशमेंट ये नहीं होनी चाहिए और इसकी जगह क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एनकरेजमेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम होना चाहिए। और 30 सबसे महत्वपूर्ण
हर प्रश्न में सबसे ज़्यादा हमें क्या देखना है, देखिए चाइल्ड सेंटर्ड, इंक्लूसिव ऑप्शंस एंड ये सारी चीज़ें अगर पहचान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा सीटेट मास्टर फार्मूला अगर है हमारे पास तो ये भी देखिए 30 टोटल 29 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 30 सबका बाप। बच्चे को समस्या मत समझो, उसकी लर्निंग की ज़रूरत को समझो। बस अब एग्ज़ाम में ये प्रश्न में ना, क्वेश्चन में आप ये टटोलो कि बच्चे को कहीं समस्या तो नहीं बना रखा। अगर कहीं बच्चे को प्रॉब्लम समझ रहे हैं तो वही गलत हो गया वो आपका। तो बच्चे को समस्या मत समझो, उसकी लर्निंग की ज़रूरत को समझो। सीटेट के पेडागोजिकल क्वेश्चन में जब कोई ऑप्शन दिए हों, जब कई ऑप्शंस दिए हों तो देखें कौन सा ऑप्शन बच्चे को एक्टिव बनाता है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को मानता है, प्रीवियस नॉलेज को महत्व देता है, इंक्लूसिव को बढ़ावा देता है, रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है, पनिशमेंट या लेबलिंग से बचाता है या बचता है, टीचर को फैसिलिटेटर बनाता है। वो क्या है, हमारे राइट आंसर होते हैं। तो अक्सर वही चाइल्ड सेंटर एंड पेडागोजिकल एप्रोप्रिएट अप्रोच के करीब होगा। तो बालक, अनुभव, सहभागिता, सहयोग और विकास ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चाइल्ड एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, सपोर्ट एंड लर्निंग ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर ये सारी चीज़ें हम दिमाग में रख कर बैठते हैं एग्ज़ाम में तो निश्चित तौर पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये 30 मास्टर सूत्र? अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट में PDF लिख सकते हैं। बाकी शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।